हमारी दादी कहती नहीं गांव में कि रे बेटा सुन दे, करोड़ करोड़ रुपया ही बात बताने लग रहा है। वो एक ही बात कहा कर है, बोलिया रे बेटा वो लड़िए के तो बोलिया बेर भी सेबा में बाबिक जाए, और जिसने नहीं बोलना आंदा उसके सेब भी बेरा के बाजाओ। ये हकीकत है। ये एक छोटे से गांव से संबंध रखती है जिसका नाम है फरीदपुर, जो हिसार से लगभग 50 किलोमीटर दूर है। अनीता अपने 3 बहनें और एक भाई में सबसे बड़ी है। इनके पिताजी एक अनपढ़ किसान थे और वो चाहते थे, अनपढ़ थे, मुठा टेक थे, शिक्षा उन्होंने स्कूली शिक्षा नहीं ली थी, लेकिन एक उनका जो समझ का लेवल था बहुत अच्छा था। वो चाहते थे कि बेटियां भी पढ़े। आज से 20, 22, 25 साल पहले, 25 साल पहले जब अनीता जी की उम्र मात्र 10 साल थी, जब वो अपनी बेटी को पढ़ाना चाहते थे, खेल में आगे लेके जाना चाहते थे, तो वहीं आस पड़ोस में, रिश्तेदारी में थोड़ा सा लड़कियों को लेके माहौल ठीक नहीं था। लड़कियों के पास उदाहरण बहुत कम थे देने के लिए कि उस लड़की ने ये कर लिया, उसने ये कर लिया। आज तो बहुत कुछ बदल चुका है पिछले 25 साल में, लेकिन तब कम थे। लेकिन सौभाग्य से वो एक सकारात्मक इंसान थे और अपनी बेटी के लिए अच्छा सोचते थे। फिर परमात्मा ने 2 बेटियां और पैदा कर दी, 3 बहनें। फिर थोड़ा सा लोग और ज्यादा कहने लगे, लेकिन वो घबराते नहीं थे, वो अनसुना कर देते थे। अपनी बेटी को उंगली पकड़ के खेत में लेके जाने लगे, ग्राउंड पे लेके जाने लगे। वो चाहते थे, उसको नहीं पता था कि ओलंपिक क्या है, माउंट एवरेस्ट क्या है। वो चाहते थे खेल ले, पढ़े, आगे बढ़े, और उनकी सोच अच्छी थी। बहुत सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन मात्र 12 साल की उम्र थी अनीता जी की, तब इनके पिता एक हादसे का शिकार हुए। कोई लाइट का जुगाड़ नहीं, परिस्थितियां एकदम से नाजुक। इनकी पिताजी की 13वीं होती है। 13वीं के बाद अनीता जी हर मंच पे बताती है कि घर में एक मीटिंग होती है। मैं उसको हमेशा कहती हूँ कैबिनेट की मीटिंग, भाई कोई बड़ा फैसला लिया जाएगा। वो उसमें मामा भी है, फूफा भी है, ताऊ भी है, चाचा भी है, सब है। फैसला लिया जाएगा कि 3 बेटियां हैं, 1 बेटा है, मां बीमार है 4 पाई पे, तो कुछ सब मिलके कुछ ऐसा करते हैं कि इस परिवार का सहारा बना जाए। लेकिन वैसा नहीं हुआ। उसमें फैसला लिया गया कि बड़ी बेटी है, क्यों ना इसकी शादी कर दी जाए, थोड़ा सा बोझ हल्का हो जाएगा, क्योंकि उनका समझ का लेवल इतना ही होता है। मैं उनका कसूर नहीं निकालूंगा, उनका जो समझ का लेवल होता है वो इतना ही होता है कि बड़ी बेटी क्यों ना शादी कर दी जाए, अगले घर जाएगी तो बोझ हल्का हो जाएगा इसकी माँ का। जब ये बातें इनकी माँ को बताई तो वो बोल नहीं पाई, क्योंकि वो वैसे ही बिस्तर पे थी। जब अनीता को बताई तो उसके थर-थर पांव कांपने लगे कि मेरे सामने क्या आ गया, क्या सिचुएशन आ गई। मैं तो सोच रही थी ये सभी मेरा सहयोग करेंगे, लेकिन ये तो एकदम से विपरीत हो गया। बड़ा उन्होंने गिड़गिड़ाई, रोई, लेकिन उन्होंने नहीं मानी। जब बोलने लगी तो ऐसा कहा, लड़कियों की बोलती है छोरी और बोल रहा है। अपने समाज में जो अक्सर होता है, मैं जहां तक मेरी नजरें जा रही है, आप सब भी मेरे ख्याल से लगभग उसी तरह साधारण गांव से, छोटे कस्बे से निकल के आई। अक्सर ऐसा होता है। लेकिन अनीता जी ने कहा कि हाँ, मेरे पिताजी मरे हैं, लेकिन मेरे सपने नहीं मरे। जो मेरे पिताजी उंगली पकड़ के मुझे सपने दे के गए थे, मैं वो जीना चाहती हूँ। उस सपनों को मैं पूरा करना चाहती हूँ। मैं अपने बहन भाइयों को पढ़ाना चाहती हूँ, मेरी माँ को बिस्तर से उठाना चाहती हूँ। बोला ठीक से भी कर लिए तो जो करना है आगे चले, वो चलेंगे। एक बेटी के सामने मात्र 12 साल की उम्र में इस तरह की परिस्थितियां, क्या करे क्या नहीं करे, कुछ सूझ नहीं रहा था। लेकिन हिम्मत की, अपने पिता की जूती पहनी, अपने पिता का पजामा कुर्ता पहना, अपने पिता का अंगोछा उठाया, साफा उठाया, सिर पे बांध लिया, मंडासा मार लिया कि बाप भी बनूंगी, बड़ा भाई भी बनूंगी, खेत कमाऊंगी, पशु खड़े अगर आप 15-20 पशु भी पालूंगी। बहुत सारी फिल्में देखी हुई आपने मोटिवेशनल। बहुत एक लड़की के बाप थे, बाप ने सोचा बेटियां आगे बढ़ा दी। लेकिन एक ये ऐसी कहानी है, ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी है। मैं तो चंद मिनटों में, चंद बातों में आपके साथ साझा कर रहा हूं।
अगले 10-15 मिनट में आप अपने आप को इनसे रिलेट करना कि कहां से उठ के और कहां। 12 साल की उम्र में अपने कंधे पे कसी उठाई, हल उठाया, क्योंकि घर में ट्रैक्टर नहीं था, बड़द थे, बैल थे, अड़ के साथ पूरे पूरे दिन में एक किला तैयार कराया करते, मूंगी गला बीज बोया करते, वो सारी चीज सीखी। रास्ता में पानी लाने भी सीखी, पशु भी पाले, बहन भाई भी मोटिवेट करे, माँ का भी हौसला बढ़ाया, उठ माँ आप संभालेंगे, काम करांगे, घर बसाओगे। और इस तरह की कहानी पता नहीं कितने सारे परिवारों को होती है, वो छिपी रह जाती कहानियां। हिम्मत की, आगे बढ़ी। आज से 16 साल पहले हरियाणा पुलिस को ज्वाइन किया 2008 में। ज्वाइन करते ही मधुबन पे ट्रेनिंग में जाते ही अपने डीजीपी रंजीव दलाल को लेटर लिखा, सर मैं पर्वतारोहण करना चाहती हूँ, माउंटेनियरिंग करना चाहती हूँ, पहाड़ों में चढ़ना चाहती हूँ। उसने कहा अरे बिटिया ये बहुत खतरनाक गेम है और बहुत महंगा है, आप कबड्डी खेलो, कुश्ती खेलो, खो खो खेलो, क्रिकेट खेलो, कोई भी और गेम करो, आप यही क्यों करना चाहते हैं। उसने कहा सर मैं जब कॉलेज टाइम में पहाड़ों में गई थी और मेरे कुछ साथियों ने, लड़कों ने कहा था ये छोरी पर नहीं बनाया करता ये काम, और वैसे ही मैं तो पता नहीं कितने हिमालय पार करके उड़ती आई हूं। आपने जो मेरी परिस्थितियां रही है उसमें ही मैंने पता नहीं कितने हिमालयों को पार किया, मैं यहां तक पहुंची हूं, तो कृपया मेरा कुछ किया जाए इसके लिए। उन्होंने आईटीबीपी फोर्स के साथ उनका नाम जोड़ दिया, बेसिक एडवांस कोर्स किए पर्वतारोहण के, और सपना बनाया कि हिंदुस्तान के बहुत सारे माउंटेन चढ़ने के बाद सपना बनाया कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी चढ़ूंगी। कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। 2013 में 1 अप्रैल से, अप्रैल मई में ही बड़े माउंटेन की चढ़ाई होती है अक्सर, और माउंट एवरेस्ट के 2 रास्ते हैं, नेपाल और चाइना। 1 अप्रैल 2013 से नेपाल के रास्ते माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई शुरू करी, और अंततः 48 दिन के कड़े संघर्ष के बाद, क्योंकि पहाड़ में और 6000 मीटर के ऊपर अपन रहना हो तो हर रोज जिंदगी मौत से लड़ना पड़ता है, पता नहीं कितने कष्ट भोगने पड़ते हैं, पता नहीं अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए, अपने आप को मेंटेन रखने के लिए पता नहीं कितनी सारी चुनौतियों से हर रोज लड़ना पड़ता है। 48 दिन के कड़े संघर्ष के बाद 18 मई 2013 को पहली बार नेपाल के रास्ते उस दुनिया के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट में तिरंगा लहराया। अपने हरियाणा में और हिंदुस्तान में और भी कुछ ऐसे साथी हुए इस खेल के जिन्होंने माउंट एवरेस्ट फतेह की, लेकिन सिर्फ माउंट एवरेस्ट फतेह की। लेकिन अनीता ने कहा जब वहां उन अंग्रेजों ने बहुत सारी बातें की कि आपके जो हिंदुस्तानी होते हैं वो एवरेस्ट तो कर लेते हैं लेकिन इस खेल के खिलाड़ी नहीं बन पाते। अनीता ने कहा सर कोशिश करूंगी, मैं इस खेल की खिलाड़ी बनूं, मैं माउंटेनियर बनूं, मैं एक पर्वतारोही बनूं, मैं सिर्फ एवरेस्टर नहीं बनूं। तो उन्होंने 2013 में नेपाल साइड से फतेह किया, फिर सपना बनाया कि मैं चीन के रास्ते भी माउंट एवरेस्ट को फतेह करूंगी। 2014 में प्रयास किया, असफल। 15 में प्रयास किया, 1 अप्रैल से चढ़ाई शुरू की। 25 अप्रैल 2015 को बहुत बड़ा भूकंप आता है जिसका केंद्र बिंदु एवरेस्ट था, जिसने काठमांडू में तहस नहस मचा दी। अनीता जी कैंप छोड़ के कहीं थोड़े से दूर टहल रहे थे, अपने कानों में अपनी देसी हरियाणवी रागनी लगा के सुनते हुए ट्रैकिंग कर रहे थे, और जब आके देखा पहाड़ों को हिलते हुए देखा, और देखा तो एक मंजर अलग ही था। जो इनका कैंप था, सेकंड कैंप, वो ध्वस्त हो चुका था, बहुत सारे साथी मारे गए थे, बहुत सारा की टांग कट गई, हाथ टूट गए, और 2-3 दिन तक वहीं रुके रहे। उसके बाद वो अभियान कैंसिल हो गया 2015 में। आप सर्च करके देख लेना, 25 अप्रैल 2015 बहुत बड़ी त्रासदी हुई थी। जो साथी उस समय इनके साथ थे कभी माउंटेन की तरफ मुंह करके भी नहीं सोए, लेकिन अनीता जिद की पक्की, कहा कि चाइना साइड से तो एवरेस्ट करनी है। 2016 में फिर प्रयास किया, फिर असफलता एक चुनौती। जब तक ना हो सफल नींद चैन को त्यागो तुम, और संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम, बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी नहीं होती। अंततः 2017 में इन्होंने 1 अप्रैल से चढ़ाई शुरू करी, 1 अप्रैल 2017 चाइना साइड से, और 51 दिन के कड़े संघर्ष के बाद 21 मई 2017 को
चाइना के रास्ते भी उस दुनिया के सबसे ऊंचे शिखर पर तिरंगा लहराया। 2019 में इनके पास लेटर आता है नेपाल सरकार की तरफ से कि अब की बार जो माउंट एवरेस्ट का अभियान जाएगा, हम चाहते हैं हिंदुस्तान की वीरांगना वो बहादुर बेटी अनीता कुंडू उस पूरे अभियान को लीड करे। 2019 में जब इन्होंने तीसरी बार माउंट एवरेस्ट को फतेह किया, जिस साथी ने भी उस वक्त में एवरेस्ट को जीता फतेह किया, तो जो उनको सर्टिफिकेट नेपाल सरकार की तरफ से दिए गए, तो लिखा गया कि अब की बार के अभियान का जो लीड कर रही थी, नेतृत्व कर रही थी, वो भारत की एक बेटी वीरांगना अनीता कुंडू कर रही थी। आप आइए और अपना सपोर्ट करिए। आज के इस खूबसूरत दीक्षारंभ समारोह के मुख्य अतिथि चीफ गेस्ट प्रोफेसर राजवीर सिंह जी, वाइस चांसलर एमडीयू, मेरी मां के सम्मान, जब मुझे फोन पे निमंत्रण दिया, प्रोफेसर सुदेश जी, वाइस चांसलर डीपीएस सोनीपत, डीन एकेडमिक अफेयर प्रोफेसर संकेत विज जी, प्रोफेसर श्वेता सिंह जी, प्रोफेसर अशोक वर्मा जी, नमस्कार। आज के इस खूबसूरत प्रोग्राम में जब मैं राजवीर सिंह जियों को सुन रही थी, रियल में मैं कहती हूँ कि मैं धन्यवाद करती हूँ सुदेश मैम का कि जिन्होंने मुझे आज इस प्रोग्राम में बुलाया, क्योंकि मुझे ये लगा कि आज मुझे बहुत कुछ सीखने को यहाँ पर मिला। एक हमारे हरियाणा में राजकिशन अगवानपुरिया गायक हुए हैं, जिस भी बच्चे ने उनके मुख से रागनियों को सुन लिया, दादा लक्ष्मीचंद की लिखी हुई, जाट मेर सिंह की लिखी हुई, जगन्नाथ की लिखी हुई, मैं हमेशा हर स्टेज पे एक बात कहती हूं कि मेरे हरियाणा में दादा लक्ष्मीचंद, जाट मेर सिंह, जगन्नाथ ऐसे लेखक हुए, ऐसे कवि हुए, अगर हम उनकी रागनियों को अगर सुन लें तो मेरा ये मानना है कि हम हर विषय पे पीएचडी कर जाएंगे। तो मुझे उसी प्रकार का आनंद उनकी स्पीच के अंदर आ रहा था, क्योंकि जीवन कभी भी मजाक से नहीं चलता, जीवन हमेशा डिसिप्लिन से चलता है, जीवन हमेशा अनुशासन से चलता है। और जो वो बातें बता रहे थे, वो उनका मूल्य, वो हमारी दादी कहती थी गांव में कि रे बेटा सुन दे, करोड़ करोड़ रुपया ही बात बताना लग रहा है। ये हकीकत है, वो करोड़ करोड़ रुपए की बात बता रहे थे आपको, जो आपके जीवन को सरल बनाएगी, जो आपके जीवन को आगे लेके जाएगी, जो आपको एक सफल इंसान बनाएगी, और सफल इंसान के साथ साथ जो आपको एक खूबसूरत इंसान और सामाजिक इंसान बनाएगी। मेरी छोटी बहनें बैठी हैं, मैं जहां तक चेहरे देख रही हूं, और मुझे ये लग रहा है कि आप सभी की हालात मेरे से बहुत ज्यादा बेहतर है। आप सभी की कंडीशन, क्योंकि आज हम 21वीं सदी में हैं, आज सोशल मीडिया का युग है, आज हमारे पास इंफॉर्मेशन बहुत जल्दी से पहुंच जाती है, अच्छी चीजें भी हम सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत जल्दी ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन अभी रमेश जी बता रहे थे, मेरी कंडीशन से आप सब अवगत हैं कि मैं किन हालातों से निकली हूं, मैं किन हालातों से यहां पर आई हूं। मैं कुछ बातें जो मेरे जीवन में मैं यहां तक कैसे पहुंची हूं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। सबसे पहले जो सर ने सबसे बाद में बोला, मैं सबसे पहले कहती हूं, जब स्कूल में पढ़ते थे हम, 5वीं तक की किताब आती थी अच्छा साथी, उस किताब के सबसे
सबसे पहले पेज पे लिखा होता था पहला सुख निरोगी काया, पहला सुख निरोगी काया। अगर जीवन के अंदर आप तो इतनी खूबसूरत संस्था में पढ़ते हैं, मैं सौभाग्यशाली समझती हूँ कि आज मैं उस गुरुकुल की धरती पे खड़ी हुई हूँ जहाँ पर मैंने भी गुरुकुल खरड़ में शिक्षा ग्रहण की है। 4 बजे उठ करके हवन करके मैं वहां पर पढ़ी हूँ, वहां की मैं सुनाती हूँ। बीच बीच में राजवीर सर बता रहे थे, बोल रहे थे आपको कि सभी बच्चे ऐसे सुन रहे हैं जैसे किसी भगवत कथा में कोई ध्यान लगा के सुन रहा हो। मैं बीच में महसूस कर रही थी, मैं कह रही थी सर ये गुरुकुल की छात्राएं हैं जहां पर बड़े संस्कारों के साथ शिक्षा दी जाती है, जहां सुबह हवन होता है, शाम को संध्या होती है। मैं उस गुरुकुल में पढ़ी हूं, मुझे यहां आते हुए बहुत खुशी हुई। मैं हर स्टेज पे बोलती हूँ, मैं चाहती हूँ मेरे गांव-गांव में गुरुकुल होने चाहिए, मेरे गांव-गांव के अंदर वो गुरुकुल जैसा माहौल होना चाहिए जहाँ शिक्षा के साथ साथ संस्कार दिए जाते हैं, हमारी संस्कृति के लिए हमारे को तैयार किया जाता है, त्याग की भावना जहाँ पैदा की जाती है, एक क्रांतिकारी भाव जहाँ से पैदा होता है, वो गुरुकुल में सिखाया जाता है, वो किसी संस्था में नहीं सिखाया जाता। आज यहाँ आकर के मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि जहां हवन होता हो, हवन की सुगंधी हो, एक साथ बैठ करके एक परिवार के सदस्य दिन की शुरुआत करते हो, एक साथ बैठ करके एक थाली में हम साथ में खाते हो, एक घंटी के साथ हम उठते हो, एक घंटी के साथ हम बैठते हो, जहां पर हमारे टीचर हमारे साथ रहते हो, उससे सुंदर विश्वविद्यालय, उससे सुंदर विद्यालय क्या हो सकता है। और सबसे बड़ी बात, आज की चकाचौंध में जो बच्चे यहाँ रह रहे हैं, जो स्टूडेंट यहाँ रह रहे हैं, वो बाहर वाले स्टूडेंटों से काफी अच्छे हैं। क्यों अच्छे हैं मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि जब इंसान बाहर जाता है तो बहुत सारी नेगेटिविटी हमें घेर लेती है। बाहर फास्ट फूड बिकता है, बर्गर बिकता है, पिज्जा बिकता है, लेकिन मुझे ये विश्वास है गुरुकुल की संस्था में कोई ऐसी चीज नहीं बनती। सब चीज हमारे स्वास्थ्य को लेकर के बनती है। आप सभी सौभाग्यशाली हैं जो संस्था में बैठ करके यहाँ शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। स्वास्थ्य के लिए इतनी खतरनाक चीजें हैं, आप सोच नहीं सकते हैं कि ये कितनी खतरनाक है। सल्फास की गोली जब हम खाते हैं तो तुरंत मर जाते हैं, लेकिन ये वो धीमी सल्फास है जो धीरे धीरे हमारे जीवन को खत्म कर देती है, हमारी किडनी को खत्म कर देती है, हमारे लंग्स को खत्म कर देती है, हमारी हेल्थ को बर्बाद कर देती है। आज गांव में जब मैं किसी चाची ताई के पास जाती हूँ तो वो मुझे एक ही बात बोलती है कि बेटा बालक बासी रोटी नहीं खाते। मैंने कहा क्यों ताई? बोली रे बार न का गए एक रेडी लगा रहा है, इतने मोटे मोटे बेचन लग रहा बिरयानी की यार, उसमें 3 दिन के सड़े प्याज बेचन लग रहा है, हमारे बालक उसमें बर्गर कह के खाओ। मैंने तो बिरयानी बेटा वो बर्गर के। तो कहने का मेरा भाव यही है, हम किस संस्कृति के बच्चे हैं, हम किस देश के बच्चे हैं? हम उस देश के बच्चे हैं, हम उस संस्कृति के बच्चे हैं जहां पर वीर भगत सिंह जैसे योद्धा तैयार हुए हैं, जहां पर उधम सिंह जैसे योद्धा तैयार हुए हैं, जहां भीमराव अंबेडकर जैसे व्यक्तित्व हुए हैं, जहां रानी लक्ष्मीबाई जैसी वो नारी हुई है, जहां दुर्गा बाबी जैसी वो महिला हुई है, जहां नारायणी जैसी वो महिला तैयार हुई है, जिन्होंने 2.5 साल के अपने बेटे उधम सिंह को इस तरीके से तैयार किया कि आपने जलियांवाले बाग का बदला जाकर के उस लंदन में लेना है। हम उस देश के बेटा बेटी हैं। और ये सारी चीजें कहाँ पढ़ाई जाती हैं? ये सारी चीजें हमारे गुरुकुल के अंदर पढ़ाई जाती है। मैं आज भी मेरी गाड़ी में सुनती आ रही थी, शायद मैडम ने जहां भी यहाँ गुरुकुल में पढ़े होंगे, रामनिवास आर्य जी होते थे, सहदेव बेदड़क जी होते थे, जो 3-3 दिन तक जलसा चलता था और बड़े बड़े क्रांतिकारियों की कहानी सुनाते थे। कई बार मुझे पूछ लेते हैं कि अनीता आप इतने डेडिकेशन के साथ कैसे काम करती हो? मैं एक ही बात कहती हूँ, अगर अपने बच्चे के अंदर भक्ति का भाव बचपन से भर दिया, अगर बच्चे के अंदर देशभक्ति के वो कण अपने बच्चे के अंदर भर दिए, अगर बच्चे के अंदर अपने महापुरुषों की स्टोरी के वो विचार भर दिए, मैं गारंटी के साथ कहती हूँ, मैं दावे के साथ कहती हूँ, आप एक क्रांतिकारी बच्चा तैयार कर रहे हो। शिक्षा का बहुत बड़ा रोल है। शिक्षा के साथ साथ जिस शिक्षण संस्थान में आप पढ़ रहे हैं उसके माहौल का आपके ऊपर बहुत बड़ा रोल है, उसका प्रभाव बहुत मायने रखता है जहां आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। अगर आपने, मैं खासकर बेटियों को कहूंगी, आप हमारे पास एक सबसे बड़ा हथियार है, वो है शिक्षा। अगर हमने उसको पहचान लिया, अगर हमने उसके ऊपर थोड़ा सा फोकस करके हमने उन किताबों से प्यार कर लिया, क्योंकि मैं एक बात कहती हूँ मेरी माँ के जीवन से,
लड़कियों का, महिलाओं का जीवन कभी भी आसान नहीं होता। हमेशा उनके जीवन में अलग अलग चुनौतियां होती हैं। किसी का पति इस दुनिया से चला गया है, किसी का पति के साथ उसकी अच्छे से बन नहीं रही है, किसी का पति शराब पी रहा है, पता नहीं कितने चैलेंज उसको एक्सेप्ट करने होते हैं। अगर वो महिला कामयाब है, अगर वो महिला पढ़ी लिखी है, तो वो उन हालातों को बहुत अच्छे से संभाल सकती है। ये मुझे खुद फील किए हुए हालात है। क्योंकि जब मेरी 12 साल की उम्र थी, मेरी माँ चारपाई पे थी और मेरी माँ को मैंने जैसे तैसे जिस तरीके से 2 महीने में चलना सिखाया, खड़ा किया, 2 साल तक मैं उनको हर हालात में ठीक करके लेके आई। तो मेरे सामने जो समस्या आई, जब मैं बाहर निकली, जो समाज से मेरा टकराव हुआ, जब भी कोई घटना होती तो मैं चुप से 1000 बार सोचती क्या मैं ये बात अपनी माँ से शेयर करूं। अगर मैंने मेरी माँ से ये बात शेयर की कि आज मेरे सामने ये सिचुएशन थी, तो वो मेरा स्कूल बंद करा देगी, वो मुझे स्कूल नहीं भेजेगी। वो एक ही बात कहेगी कि अनीता बेटा आप स्कूल छोड़ दीजिए, आपके पिता नहीं है, मुझे समाज के ताने सहने पड़ेंगे, मुझे पता नहीं कितनी कितनी बातें सहनी पड़ेगी, तो मैं चाहूंगी कि तू स्कूल छोड़ दे ताकि समाज के ताने मेरे को सुनने ना पड़े। पता नहीं कैसी कैसी सिचुएशन में पूरी रात उन विचारों को लेकर के हमेशा अपने विचारों से लड़ती थी। हमेशा कई बार तो पागल जैसी ऐसी हालात हो जाती थी कि मैं किसके साथ ये भाव शेयर करूं ताकि मैं ये भाव बता पाऊं कि ऐसा हुआ आज मेरे साथ। लेकिन फिर पीछे मुड़ के देखती थी कि मेरी माँ को अगर मैं बताऊंगी तो वो मेरा स्कूल बंद कर देगी। अगर मेरी माँ वहां पर शिक्षित होती तो शायद मुझे इन हालातों से लड़ना नहीं पड़ता, शायद मुझे डिप्रेशन का शिकार नहीं होना पड़ता। इसीलिए शिक्षा जरूरी है। अभी सर पूछ रहे थे यहाँ पे कि शिक्षा क्यों जरूरी है। मैं कहती हूँ शिक्षा सिर्फ नौकरी के लिए जरूरी नहीं है, नौकरी तो बहुत छोटा पार्ट है। नौकरी तो नहीं पढ़ेंगे, अनुभव के आधार पे भी कहीं आपको रोजगार मिल जाएगा, लेकिन शिक्षा समाज के लिए बहुत जरूरी है। और एक नारी के लिए शिक्षा इसलिए जरूरी है ताकि वो आने वाली चुनौतियों को अच्छे से पार कर पाए, उस विपरीत हालातों से लड़ पाए। इसलिए नारी के लिए सबसे ज्यादा शिक्षा जरूरी है। वो एक ही बात कहा कर है, बोला रे बेटा बोलनिए के तो बोलिया बेर भी सेबा में बाबिक जाए, और जिसने नहीं बोलना आंदा उसके सेब भी बेरा के बाज आओ। ये हकीकत है। ये में आप पढ़ रहे हो, मेरे पास ये ऑप्शन नहीं थे। अभी सर बता रहे थे कि बहुत कम बच्चों के पास ये ऑप्शन मिलते हैं कि वो यूनिवर्सिटी में पढ़ पाए, क्योंकि मेरे घर की हालात, मेरी कंडीशन बहुत विपरीत थी। मुझे बहुत जल्दी सर्विस लगने का भी वो था ताकि मैं अपनी फैमिली को संभाल पाऊं, ताकि मैं अपनी माँ को, अपने छोटे बहन भाइयों को आगे बढ़ा पाऊं। मेरे सामने बहुत सारी चुनौतियां थी। आज मुझे कई बार मन करता है कि मैं सब छोड़ करके एक स्कूल में एडमिशन ले, एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लूं और मैं दोबारा से शिक्षा ग्रहण करूं, ताकि मैं उस पल को, उस जीवन को जी पाऊं जो आप लोग बैठी हैं, जो आप लोग आज ग्रहण कर रही हैं। आंखों से देखेंगे, जिस लक्ष्य के लिए हम जिएंगे मरेंगे, तो मैं गारंटी के साथ कहती हूँ वो लक्ष्य दूर नहीं है कि जिसको हम अचीव ना कर पाए। आज इस उत्कर्ष पे मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि किसी भी महान व्यक्ति को जब भी आप विचलित हो कि भाई मुझे मेरा मन नहीं लग रहा पढ़ाई में, या मैं कहीं भटक रही हूं, तो किसी भी व्यक्ति को गलत जाने की बजाय किसी भी महान व्यक्ति की स्टोरी को सर्च कीजिए, उसको पढ़िए, उसके हालातों को जानिए। चाहे वो महात्मा गांधी हो, चाहे वो भीमराव अंबेडकर हो, चाहे वो उधम सिंह हो, चाहे वो सावित्रीबाई फुले हो, कितने कैरेक्टर हुए हैं हमारे देश के अंदर। अगर आप इतिहास को उठाओगे और इतिहास के पन्नों को खदेड़ोगे तो मेरा ये मानना कि हजारों मोटिवेटर निकलेंगे जो आपको मोटिवेट करेंगे और आगे के जीवन के लिए मार्गदर्शन करेंगे। मैं चाहे घर होती हूँ, चाहे मैं गाड़ी में होती हूँ, चाहे मैं कहीं भी होती हूँ, मैं हर टाइम साथ में, मैं चाहे वो रागनी के माध्यम से सुनूं, चाहे वो गानों के माध्यम से सुनूं या किताब के माध्यम से पढूं, मैं हमेशा 24 घंटे ये सोचती हूँ कि मुझे मेरे कानों में अच्छे विचार पड़े। मैं जब खाने की बात करती हूँ तो हमेशा ये सोचती हूँ कि मैं साधारण से साधारण खाऊं। कई बार पूछ लेते हैं अनीता बिटिया आप इतना फिट कैसे रहती हो। मैं आप सभी को बता देती हूँ, मेरे घर में, आप हिसार में मैं रहती हूँ और मेरे घर में आज भी 5-6 देसी गाय हैं जिसकी मेरी माँ देखभाल करती है, साथ में मैं भी सपोर्ट करती हूँ। और सीधी सी बात है भाई, बाजरे खिचड़ी खाऊं और गोजी खाऊं और लासी पीऊं, कटोरी की लाल लाल मलाई खाऊं, उसका परिणाम है कि मैं बिल्कुल फिट हूँ। ये उसकी बदौलत है, क्योंकि जहां दूध दही का खाना वो मेरा हरियाणा, जहां दूध दही का खाना वो मेरा हरियाणा, ये हमारे हरियाणा प्रदेश की आज
आप गांव में जाइएगा, कोई पुरानी दादी को देखिएगा, इतना सुथरा चेहरा मिलेगा। आज की कोई ताजा बहू को देखिएगा, इतना पार्लर का डंगा लगा के आ रही होगी, पूछो मत नाम। और अपनी दादी को देखिए आप, और उस दादी का, ये मैडम बैठे हैं साथ में, इतना सुथरा चेहरा। मैं कई बार पूछूंगी, दादी क्या खाती हो आप? गांव में जब जाती, दादी इतना सुथरा चेहरा, इतने लाल लाल होठ, क्या खा करो? न बोली बेटी लासी खाई है, और उस सासू की बहू रही हूं जो मुश्किल पे एक पहिया दूध का गाजा करती, लेकिन खुश रहा कर दे। परिवार में थे, अपने परिवार के साथ, बड़े बुजुर्गों के साथ, बच्चों के साथ। कभी या दिमाग में चढ़ बनती जो आज वाली बउआ कर रहा है। हम शांत थे, काम करते थे, हार्ड से हार्ड वर्क करते थे, मेहनत करते थे, कभी जी नहीं चुराया, जी तोड़ मेहनत करती थी, खेतों में काम करती थी, घर पे काम करती थी, हाथ की चक्की से काम करती थी। सैल्यूट है इस देश की नारी शक्ति को, जिन्होंने आज हमारे को इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगों वाला बना दिया, इतने बड़े बड़े स्कूल बना दिया। में जाने का अवसर मिला, बहुत सारे देशों में गई, ऑफर भी आया। जब मैं देनाली को क्लाइंब कर रही थी तो मुझे वहां की कंपनी ने कहा कि अनीता जी आप इतनी अच्छी क्लाइंबर हैं, हम चाहते हैं कि आप हमारे झंडे के नीचे क्लाइंब कर लीजिए, आपको पैसों से भी माला माल कर देंगे, सब कुछ आपको देंगे। मैं हाथ जोड़ के एक ही बात कही, मैंने कहा नहीं, मैं यहाँ नहीं रह पाऊंगी। उन्होंने कहा क्यों नहीं रह पाएंगी? मैंने कहा मेरे देश जैसा खूबसूरत देश नहीं। वहां बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, सुनसान है, यहाँ चहल पहल है, यहाँ आपस में प्रेम है। इतनी विभिन्नताओं के बावजूद भी हम इतने प्यार प्रेम से एक दूसरे के साथ रहते हैं, एक दूसरे के सुख दुख में रहते हैं। मैंने मेरे पिता के गुजरने के बाद बहुत सारे लोग नेगेटिव भी थे, लेकिन कुछ पॉजिटिव लोग भी थे जो हर शाम को आकर के हम बच्चों को संभाल के जाते थे, हर बच्चे से पूछ के जाते थे कि आपने खाना खाया या ना खाया है, आप किस तरीके से हैं, आप किस हालात में है। ये मैंने विदेश में नहीं देखा है। विदेश के लोग क्या करते हैं मैं आपको बता देना चाहती हूँ। जब हम क्लाइंबिंग करते हैं तो मेरे बहुत साथ साथी होते हैं, जब वो कुछ खाते थे तो कभी नहीं पूछते थे कि आप खाओगे, लेकिन हम हिंदुस्तानी का दिल ऐसा होता है कि हम सबसे पहले पूछते हैं साइड वाले को बैठे कि भाई साहब आप थोड़ा सा ले लीजिएगा, तब हम जाकर के खुद खा पाते हैं। ये मेरे देश की संस्कृति है, ये मेरे देश के संस्कार है। अभी 5-7 दिन पहले मैं चंडीगढ़ गई हुई थी माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने, और माननीय मुख्यमंत्री जी मुझे बोले कि अनीता बेटा मैं चाहता हूं कि आप 2 मिनट, एक कार्यक्रम है मेरे साथ चलें, और वहां पर संतों का कार्यक्रम है और संस्कारों के ऊपर वक्तव्य रखना है। तो मैंने देखा बहुत बड़े बड़े बुद्धिजीवी संत वहां पर आए हुए थे, ऋषि मुनियों की धरती है हमारा देश, बड़े बड़े ऋषि मुनि आए हुए थे, हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय वहां थे। तो मुझे वहां पर बोलना था, तो मैंने उनको सुना कि मैंने सोचा कि मैं क्या बोलूं, तो मैंने अपना एक मेरे जीवन का वाक्य जो मेरे साथ घटा मैंने वो शेयर किया। मैंने कहा मैं एक छोटी सी बालक हूं, आपका अनुभव मेरे से बहुत ज्यादा है, आप बहुत बड़े बड़े ऋषि मुनि यहाँ बैठे हैं, लेकिन मैं संस्कारों का के ऊपर एक बात जरूर आपको बताना चाहूंगी कि मैं जब माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी के जब मैं तीसरे अभियान को कर रही थी, तो उस तीसरे अभियान को करते करते जब मैं लास्ट समिट के पास थी 8500 पे, तो वहां पर चढ़ते चढ़ते मेरी बोतल में एक घूंट पानी बचा हुआ था, और वहां पर एक व्यक्ति तड़प रहा था। मुझे नहीं पता वो किस देश का था, लेकिन मुझे ये पता है वो अंग्रेज था, जिन अंग्रेजों के हम कभी गुलाम रहे हैं। तो मैंने उस अंग्रेज को देखा, वो तड़प रहा है और वो एक ही बात कह रहा है कि मेरे होठों के कोई पानी लगा दे, मुझे कोई पानी पिला दे। और मैं वहां पर मेरे टीचर के दिए हुए आदेश के अकॉर्डिंग भी सोच रही हूँ। मेरे टीचर ने कभी कहा था कि जब आप उतनी हाइट पे हो तो अपनी बोतल का पानी किसी को मत देना, क्योंकि वो आपकी जिंदगी का सवाल होता है। अब आप सोचिए, वहां पर मेरे पे वो विचार भी है, लेकिन उन विचारों के वो दिमाग में मेरे विचार है कि पानी नहीं पिलाना चाहिए, लेकिन उसके ऊपर मेरी भावना है मैं चाहती हूँ कि उसको पानी पिला जाए। और मैंने क्या किया कि अगर मैंने अपने आप से बात की कि अनीता अगर आप पानी पिलाती हो, जो पानी पिला करके आपको खुशी मिलेगी, वो खुशी आपको वापस सुरक्षित लेके जाएगी, तो आपने इस व्यक्ति को ये बूंद पानी पिला देनी चाहिए। मैंने उसको पानी पिलाया, और जैसे उसने पानी पिया उसके होठ, तो वो उसने थोड़ी देर रिलैक्स किया, मैंने उसके हाथ लगाया, उसके बाद उसने कहा कि यू आर इंडियन। मैं शोक में रह गई। मैंने उनसे पूछा कि मैं पूरा डाउन सूट मैंने लगा रखा है, पूरा फेस मेरा कवर है, कहीं से पता नहीं चल रहा मैं किस देश की निवासी हूँ,
आपका मुझे नहीं पता, मेरे को ये पता कि आप फॉरेनर लोग हो, लेकिन ये नहीं पता मुझे आप किस देश के निवासी हो। आपने मेरे बारे में कैसे कह दिया ये आप इंडियन से हो? कह रहे कि ऐसे संस्कार, ऐसा काम, ऐसी भावना सिर्फ इंडिया के लोगों में हो सकती है और किसी में नहीं हो सकती।